नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 3 नास्तिवाद और हिटलर का उदय पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मनी की हार के बाद सम्राट केजर विलियम द्वितीय अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दल वाइमर में मिले और नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य नाम से प्रसिद्ध एक गणराज्य की स्थापना की। इस गणराज्य को जर्मनी द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद मित्र सेनाओं ने इसे जर्मनी पर थोपा था। वसाय की मित्र देशों के साथ संधि बहुत कठोर एवं अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी ने अपने समुद्र पार के उपनिवेश 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एवं लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मित्र शक्तियों ने जर्मनी की शक्तियां कम करने के लिए उसकी सेना भंग कर दी, इसलिए इस लोकतंत्र की बदनामी हुई और प्रारंभ से ही यह अपने ही लोगों में अलोकप्रिय हो गया। बहुत से जर्मन वासियों ने नए लोकतंत्र को ही युद्ध में पराजय था वसाय में अपमान का जिम्मेदार माना। वाइमर गणराज्य का समर्थन करने वाले लोग जैसे समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट आदि इनकी कमजोर स्थिति के कारण कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सफर का आसान निशाना बन गए। जर्मनी ने युद्ध बड़े स्तर पर ऋण लेकर लड़ा था और उसे युद्ध का हर्जाना सोने के रूप में देना पड़ा। जर्जर सोने के भंडारों, संसाधनों की कमी तथा लाचार आर्थिक हालत के चलते वाइमर गणराज्य हर्जाना दे पाने की स्थिति में नहीं रह गया था। इस हालात में नवजात गणराज्य को इसके पड़ोसी देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उन्होंने इसके अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र रूर के कोयला भंडारों पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी में चारों ओर तबाही, भूखमरी और निराशा व्याप्त थी। देश अति महंगाई के दौर से गुजर रहा था और गणराज्य लोगों की आर्थिक समस्याओं को समाधान करने में विफल रहा। इस सबसे भी अधिक यह था कि 1929 से 1933 के बीच के आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। प्रश्न नंबर 2, इसके बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? उत्तर, जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता के मुख्य कारण इस प्रकार थे। क वसाय की संधि, प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को वसाय की शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि जर्मनों के लिए इतनी कठोर तथा अपमानजनक थी जिसे वे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे और अंततः इसने जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद को जन्म दिया। जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोज हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते हैं। ख आर्थिक संकट, 1929 से 1933 के बीच के वैश्विक आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। देश अति मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहा था। इस समय के दौरान नाजीवाद जन आंदोलन बन गया। नाजी प्रोपेगेंडा ने बेहतर भविष्य की आशा जगाई। राजनैतिक उथल पुथल, जर्मनी में बहुत से राजनैतिक दल थे जैसे राष्ट्रवादी, राज्यभक्त, कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतंत्रवादी आदि। यद्यपि लोकतंत्रात्मक सरकार में इसमें से कोई भी बहुमत में नहीं था। दलों में मतभेद अपने चरम पर थे।
इसने सरकार को कमजोर कर दिया था। अंततः नाजियों को सत्ता हथियानों का अवसर दे दिया। जर्मनों को लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मनों का संसदीय संसाधनों में कोई विश्वास नहीं था। उस समय जर्मनी में लोकतंत्र एक नया व भगुर विचार था। लोग स्वाधीनता व आज़ादी की अपेक्षा प्रतिष्ठा और यश को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने खुले दिल से हिटलर का साथ दिया क्योंकि उसमें उसके सपने पूरे करने की योग्यता थी। वाइमर गणराज्य की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार था वर्साय की संधि के बाद पूरे जर्मनी में भ्रम व्याप्त था। वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकट का हल निकालने में असमर्थ रहा। इसने नाजियों को अपने पक्ष में अभियान चलाने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया। हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता, एक योग्य संगठक, उपाय कुशल एवं काम करने वाला था। वह अपने जोश भरे शब्दों से जनता को अपने पक्ष में कर लेता था। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का गठन करने, वर्साय की संधि के अन्याय का बदला लेने और जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। वास्तव में उसके व्यक्तित्व तथा कार्यों ने जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता में बहुत योगदान दिया। प्रश्न नंबर 3, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे? उत्तर, नाज़ी सोच के खास पहलू इस प्रकार थे। नाजिया की दृष्टि में देश सर्वोपरि है, सभी शक्तिशाली देश में निहित होनी चाहिए। लोग देश के लिए हैं, न कि देश लोगों के लिए। नाजी सोच सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी और एक महान नेता के शासक में विश्वास रखती थी। यह सभी प्रकार के दल निर्माण व विपक्ष के दमन और उदारवाद, समाजवाद एवं कम्युनिस्ट विचारधाराओं के उन्मूलक की पक्षधर थी। इसने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया क्योंकि इनका मानना था कि जर्मनी की आर्थिक विफलता के लिए यही लोग जिम्मेदार थे। नाजी दल जर्मनी को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ मानता था और पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। इसने युद्ध की सराहना की तथा बल प्रयोग का यह सुगान किया। इसने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उससे छीन लिया गए थे। यह लोग शुद्ध जर्मन एवं स्वस्थ नोर्डिक आर्थों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे और उन सभी का खात्मा चाहते थे जिन्हें वह अवांछित मानते थे। प्रश्न नंबर 4, नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदी के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? उत्तर, 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तिशालियों को कब्जा लिया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रित सरकार का गठन किया। उसने लोकतंत्र का ध्वस्त कर दिया। उसके प्रशासन का आधार एक दल, एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण प्रोपेगेंडा शुरू किया जो यहूदियों के प्रति घृणा पैदा करने में सफल साबित हुआ। यहूदियों के खिलाफ नाजियों में प्रोपेगेंडा के सफल होने के कुछ कारण इस प्रकार हैं। हिटलर ने उन जर्मन लोगों के दिमाग में पहले ही स्थान बना लिया था जो उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। वे हिटलर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते थे। इस प्रकार हिटलर ने चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण यहूदियों के विरुद्ध नाजी प्रोपेगेंडा सफल साबित हुआ। ईसा की हत्या के अभियुक्त होने के कारण ईसाइयों की यहूदियों के प्रति पारंपरिक घृणा का नाजियों ने पूरा लाभ उठाया, जिससे जर्मन यहूदियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गए। नाजियों ने भाषा और मीडिया का बहुत सावधानी से प्रयोग किया। नाजियों ने एक नस्लवादी विचारधारा को जन्म दिया कि यहूदी
निचले स्तर की नस्ल से संबंधित थे और इस प्रकार के अवांछित थे। घ नाजियों ने प्रारंभ से उनके स्कूल के दिनों में ही बच्चों के दिमाग में भी यहूदियों के प्रति नफरत भर दी। जो अध्यापक यहूदी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और यहूदी बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। इस प्रकार के तरीकों नए एवं नई विचारधारा के प्रशिक्षण ने नई पीढ़ी के बच्चों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने और नाजी प्रोपेगेंडा को सफल बनाने में पूर्णतः सफलता प्राप्त की। यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्मों का निर्माण किया गया। रूढ़िवादी यहूदी की पहचान की गई एवं उन्हें चिन्हित किया गया। उन्हें उड़ती हुई दाढ़ी एवं वफ्तान पहने दिखाया जाता था। उन्हें केचुए, चूहा और कीड़ा कहकर संबोधित किया जाता था। उनकी चाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। प्रश्न नंबर 5, नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था? एक पैराग्राफ में बताइए। उत्तर, नाज़ी समाज में महिलाओं की भूमिका एक बड़े पैमाने पर पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज के नियमों का पालन करने की थी। हिटलर ने महिलाओं को उसके जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा था, किंतु यह केवल उन आर्य महिलाओं तक ही सच था जो शुद्ध एवं वांछित आर्य बच्चे पैदा करती थी। उन्हें अच्छी पत्नी बनने और पारंपरिक रूप से घर को संभालने व अच्छी पत्नी बनने के अतिरिक्त एकमात्र मातृत्व लक्ष्य की प्राप्ति की ही शिक्षा दी जाती थी। नाजी जर्मनी के महिलाएं पुरुषों से मूलतः भिन्न थीं। उन्हें अपने घर की देख रेख करनी पड़ती और अपने बच्चों को नाजी मूल्य पढ़ाने होते थे। जो माताएं नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती उन्हें इनाम दिए जाते और कई प्रकार की सुविधाएं पाती। दूसरी ओर वह औरतें जो यहूदी, पोलिश और रूसी पुरुषों से शादी करके नस्ली तौर पर अवांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती उन्हें बुरी तरह दंडित किया जाता और ऐसा माना जाता जैसे कि उन्होंने कोई दंडनीय अपराध किया है। इस प्रकार नाजी समाज में महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था। यह फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका के मुकाबले सर्वथा उथल था, जहां महिलाओं ने आंदोलनों का नेतृत्व किया और शिक्षा, एक समान मजदूरी के अधिकार के लिए लड़ाई की। उन्हें राजनीतिक क्लब बनाने की अनुमति थी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 6, नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? उत्तर, 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों को कब्जा लिया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया। उसने लोकतंत्र का ध्वस्त कर दिया। उसके प्रशासन का आधार एक दल, एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। सभी विपक्षी दलों का कठोरता से दमन किया गया। नाजी दल को छोड़कर बाकी सभी दलों पर रोक लगाई गई। विपक्षी दलों के नेताओं की या तो हत्या कर दी गई या उन्हें जेल भेज दिया गया। वह अपने ही दल के उन लोगों को सजा देने में नहीं हिचकिता था जो उनकी विचारधाराओं पर खरे नहीं उतरते थे। जर्मनी एक पुलिसिया देश था। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष सुरक्षा बलों जैसे कि स्टॉर्मट्रूपर्स या एसए के अलावा गेस्तापो, गुप्तचर, राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस, एसएस सुरक्षा बल, एसडी का भी गठन किया गया। हिटलर के जर्मन साम्राज्य की वजह से नाज़ी राज्य को इतिहास में सबसे खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। नाजियों ने जर्मनी के युद्ध में हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। यहूदी गतिविधियों पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई।
और उनमें से अधिकतर को या तो मार दिया गया या जर्मनी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। मीडिया, पुस्तकों, थिएटरों एवं शिक्षा आदि पर सरकार का पूरा नियंत्रण एवं निगरानी रखी जा रही थी। चित्रों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर, नारेबाजी और पैम्फलेटों के द्वारा नाजी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। राष्ट्र के दुश्मनों को, विशेष रूप से कमजोर एवं हीन समाजवादी तथा उदारवादी और छछंदर या हानिकारक कीट प्रजाति यहूदियों को के रूप में दिखाया जाता था। सरकार ने भाषा और मीडिया का द्व्यर्थी दक्षता के साथ प्रयोग किया और मीडिया को राष्ट्रीय समर्थन एवं अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।